नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा सुनवाते हैं आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सहकार भारती के सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने एक मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता को बढ़ाने में, सहकारिता को आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा अभी दीनानाथ जी कह रहे थे कि बिना संस्कार नहीं सहकार, यानी कि संस्कार से ही सहकार आगे बढ़ेगा। अपनी स्थापना से ही सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन को, राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और हमेशा अपने कार्यों से यह प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। यानी कि जो पंडित दीनदयाल जी ने बहुत पहले अंत्योदय का सिद्धांत हमारे सामने रखा, अंत्योदय का विचार कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सरकारें पहुंचनी चाहिए, सहकारिता पहुंचनी चाहिए, सहकार पहुंचना चाहिए। और हमारी पार्टी भी लगातार इस विचारधारा अर्थात अंत्योदय पर ही रही है। और मेरा यह भी मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अंत्योदय के बिना, मतलब अंत्योदय सहकारिता के बिना शून्य है। यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हमारी पहुंच न पहुंच पाए तो मैं समझता हूं कि उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में आज से नहीं बरसों बरसों से चली आई है और इसमें स्पर्धा की जगह सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता ये किसी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सबको खड़ा करने का, उत्थान का, उन्नयन का ये कार्य है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए आज सहकारिता का जो महत्व है वह और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार में सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने का निर्णय किया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और पहले मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यह काम दिया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत ढांचा इसका प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए भी कारोबार में जो सुगमता है, जो आसानी है, जो सरलीकरण की प्रक्रिया है और आसानी से जिसमें सबकी पहुंच बन सके, उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहा है, अनेकों प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता विभाग व उससे संबंधित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्रामीण और जो निर्बल वर्ग हैं, निर्धन हैं, उन सबको सशक्त बनाते हुए उनके जीवन स्तर को भी उन्नत करना है। यानी कि उनके जीवन को भी आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में भी एक नयापन लाना है, उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करना भी है। भाइयों बहनों, सहकार भारती सहकारिता और सहकारी समितियों का एकमात्र जो हमारा अखिल भारतीय संगठन है, जो पूरे देश के अंदर काम कर रहा है
और अपने मिशन के अनुसरण में सहकार भारती आत्मनिर्भर सहकारी संस्थानों के निर्माण के लिए, जनता को सशक्त बनाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहा है। लगातार बिना थके बिना रुके एक साधक के रूप में अभी हम लोग दीनानाथ जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने जिस भाव से अपनी बात रखी और मुझे भी कह रहे थे कि आपके यहाँ पर जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, उत्तराखंड में जिस प्रकार का काम हो सकता है, वो वास्तव में उन्होंने एक कल्पना यहाँ के लिए रखी है और हमारा भी प्रयास होगा कि उसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं भारत सरकार में एक दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से भेंट करने गया था, तो बिजली की वहाँ पर हमने कुछ डिमांड करी। तो जब बिजली की डिमांड कर रहे थे तो चूँकि मंत्रालय की भी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके भी अपने प्रावधान होते हैं, उस प्रावधानों के तहत वो मुझसे कह रहे थे कि हम इतना कर सकते हैं, इतनी बिजली आपको दे सकते हैं, इतनी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने ठीक आपकी जो बात आपने अभी मुझसे कही, मैंने यही बात माननीय मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से कही कि मैंने कहा एक राज्य ऐसा हो सकता है, आप हमको 400 मेगावाट बिजली दे दीजिए और आप 400 मेगावाट बिजली दे देंगे तो आपको कम से कम एक राज्य की तरफ से निश्चिंता हो जाएगी कि अब बिजली की फिलहाल इस सीजन में उनके यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है और आपके लिए मॉडल बन जाएगा। तो माननीय मंत्री जी की बात बिल्कुल एकदम से समझ में आई। उन्होंने कहा जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए। तो मैं इस संबंध में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे माननीय मंत्री धन सिंह जी के साथ आपने बहुत पहले से आप इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं, उनको हम सरकारी रूप से प्राथमिकता से लेंगे। इसके साथ ही अपने अनुषंगिक प्रकोष्ठ गंगा सहकार ग्राम के तहत भी प्राकृतिक खेती, औषधि एवं पौधारोपण आदि कार्यों को भी आपके माध्यम से लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कर रही है। हमारी सरकार लगातार इस पर कराया जा रहा है। इसमें हमने एक जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी जिस योजना के बारे में लोग चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री घसियाणी योजना, इसके अंतर्गत पशुपालकों को जो पशुपालन के क्षेत्र में साइलेज उपलब्ध कराने का काम हो रहा है और राज्य भी इसको एक मॉडल के रूप में हमारी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्यों में करना चाहते हैं। उसके बारे में भी लगातार पूछते हैं। अभी नेपाल के लोग आए थे, नेपाल के लोगों को जब हमने इसका प्रेजेंटेशन दिखाया तो बहुत प्रभावित हुए। नेपाल का एक प्रतिनिधि मंडल अभी पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ भ्रमण करता हुआ उत्तराखंड में भी आया था। जब हमने मुख्यमंत्री घसियाणी योजना के बारे में उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये योजना हम नेपाल में भी लागू करेंगे। उसके बारे में जो आपका कैसे कैसे योजना लागू की है, किस प्रकार से किसानों से आपने मक्के का उत्पादन अन्य प्रकार का जिससे साइलेज उत्पन्न हो, वो कैसे कैसे किया है, तो सब डिटेल से उनको बताया कि सरकार ने इसको पहले लोगों को जो है गन्ना मक्का लगाने के लिए और अन्य जो कृषि के काम होते हैं उनको करने के लिए, उत्पादन के लिए पहले अपनी तरफ से ही सहायता करी और उसी सहायता के फलस्वरूप उनका। तो अभी हमने आपको सुनवाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे थे। वहीं वो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन से इतर उद्यमियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात संभव है। सीएम के दिल्ली दौरे पर जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम का दिल्ली दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आज जन्मदिन है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम धामी ने भी ट्वीट कर वित्त मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ये ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि
मां पूर्णागिरि से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की वो मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के जन्मदिन की उन्होंने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस ट्वीट के जरिए। वहीं मां पूर्णागिरि से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु और मंगलमय जीवन की भी उन्होंने कामना की। उधर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोगों तक राहत पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अवरुद्ध सड़कों को जल्द ही खोलने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत राज्य के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही 19 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। और इसी दौरान एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 3 जिलों में येलो अलर्ट को भी जारी कर दिया है बारिश को देखते हुए और देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में भी अलर्ट को जारी किया गया है। तो बाकी जगह सामान्य मौसम की उम्मीद जताई जा रही है और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी तबाही भी देखने को मिल रही है इस बारिश में और 3 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में अलर्ट को जारी किया गया है और बाकी जगह मौसम के सामान्य बने रहने की उम्मीद है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों यानी कि टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी में अलर्ट को जारी किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाकी कुछ जगहों पर मौसम सामान्य रहने की भी उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो 3 जिलों में येलो अलर्ट को जारी किया है और उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों पर मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते लगातार प्रदेश की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है, काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है स्थिति और मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो प्रदेश भर के कई हिस्सों में लगातार मौसमी कहर देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति भी बन चुकी है। बारिश के चलते घरों में अत्यधिक पानी भरने के कारण एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो एनडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य शुरू कर लिया है और तत्काल प्रभाव से लोगों की मदद करने का आश्वासन भी दिया है और लोगों की मदद भी की जा रही है। तो देहरादून जिले में हुई भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं और कालूवाला में भी घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना उनके घरों में भी करने को मिल रहा है अब। और एनडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य भी इसको देखते हुए शुरू कर दिया है। लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है और देहरादून जिले में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश किस तरह से कहर बनकर बरस रही है और इस आफत की बारिश से प्रदेश के लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मौसमी कहर लगातार बरकरार है और तत्काल प्रभाव से लोगों की मदद की जा रही है। देहरादून जिले में हुई भारी बारिश के बाद ये स्थिति देखी जा रही है और न केवल देहरादून में बल्कि प्रदेश के कई जिलों में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिन्हें देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। स्कूल को बंद रखने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ लोगों से भी घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। बात करें यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की, तो उनसे भी लगातार ये अपील की जा रही है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए भी अपनी यात्रा पर आएं। और कालूवाला के घरों में अत्यधिक पानी भर जाने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही थी कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अब जैसा कि लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, ऐसे में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो घरों में तो लोग कैद हो ही गए हैं, लेकिन अब घरों में भी जिस तरह से पानी घुस रहा है, उसके बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो नवीन, देहरादून में हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। इस बारिश को देखते हुए लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। अभी तक ये अपील की जा रही थी कि लोग घरों से ना निकले, लेकिन अब घर में भी लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त।
जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजधानी देहरादून में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले 72 घंटों की बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो समूच जो 13 जिले हैं वहां पर भी बारिश के जो है मौसम विभाग ने आसार जताए हैं। साथ ही 3 जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है और इसके बाद फिर से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही अगर बात करें तो पहाड़ी जिलों में लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश हो रही है, कई सड़कें जो है वह बारिश हुई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। सड़कें बाधित ना होने पाए, यातायात लोगों का बाधित ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उसको छोड़ने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार वो अभी जो मौसम का मिजाज है उसको देखते हुए समय समय पर अधिकारियों से जो प्रदेश का फीडबैक लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं मौसम को देखते हुए चाहे आला अधिकारियों की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें या फिर जिले के अधिकारियों की बात करें तो वह लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो जिलाधिकारी है उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल नवीन, और जिस तरह से बारिश का कहर लगातार आफत बनकर बरस रहा है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। स्कूलों में कब तक की छुट्टी दी गई है वहां पर? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश होने के चलते जो बीमारियों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी जो स्कूलों की छुट्टी की बात की जा रही है तो स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन सतर्कता जो बरतने की बात जरूर की जा रही है कि जो लोग जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से सतर्क किया जाए, क्योंकि लगातार राजधानी देहरादून में भी डेंगू से खतरे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, लोगों को उसको भेजने का काम किया गया है किस तरीके से डेंगू के प्रभाव से लोग बचे, या कुछ जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका किस तरीके से पालन किया जाए। तो ऐसी तमाम सारी चीजें की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस अभियान में लगा हुआ है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, खासकर जो स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वह फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाए और जरूरी जो सामान है उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही नगर निगम भी जागरूकता अभियान डेंगू को लेकर चला रहा है। क्योंकि बरसात लगातार हो रही है और जो बरसात होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, डेंगू के खतरे बढ़ने लग जाते हैं। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। और नवीन, जैसा कि आपने बताया कि स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन अगर ऐसे में भीगते हुए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं तब तो उनके लिए भी काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नवीन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल नवीन से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सूचना मिलने पर तमाम मौके पर आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और एनडीआरएफ ने भी राहत बचाव कार्य को शुरू कर दिया है। जैसा कि स्थिति वहां पर देखी जा रही है, उसे देखते हुए तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और अलर्ट मोड पर हैं। तो पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों से अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां भी अब उफान पर हैं। इस उफान ने घरों को अपने आगोश में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है और लगातार आसमान से बरस रहे पानी से लोग घर से बेघर होते जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा रही हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बढ़ते जलस्तर ने लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों को जमींदोज कर दिया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी किनारे बने 12 घरों में दरारें बननी शुरू हो गई हैं। पता नहीं कब ढेला नदी उन्हें भी अपनी जद में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता।
प्रशासन ने राहत कोष टीम लगाकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। वो कुछ कह ही नहीं रहे। रात उनके सामने बिल्डिंग गिर गई है, बच्चों को भगा दिया है मार मार के, हमारा घर टूट गया। उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है, आनके ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है आनके। हम तो खुद ही अपना भी जगह अपनी ढूंढ ली है हमने, जहाँ भी हम पड़े हैं रोडों पे। हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमें गरीबों को कोई देख रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दिलासा भी नहीं देना आ रहा, पुलिस वाले क्या, कोई मेंबर क्या, कोई तहसीलदार क्या, कोई नहीं आ रहा हमें देने के लिए दिशा। झूठा भी नहीं कह रहे कि चलो अपना सामान वहाँ पर रख लेना। हम तो रोड पर पड़े हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। कोई तैयारी नहीं थी सरकार की, किसी भी बिल्कुल सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आ रहे थे और जा रहे थे बस। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे। कोई नहीं, किसी ने देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है, बाकी और कोई हमें नहीं देख रहा। भूखे प्यासे खड़े हैं, मारा रो रहा टिकरा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस सड़कों पर पड़े हैं, अपने गोदामों में सामान भर दिया है। किसी के 7 भाई हैं हमारे एक बस्ती के, उनके गोदाम में सामान भर दिया है हमने बस। और कुछ ये रोड पर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, यही हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं और बस खड़े होकर चले जाते हैं तसल्ली देकर, बस और कुछ नहीं है इस अलावा। मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से कि गरीबों का कोई कुछ नहीं होता है। जब हमने बर्तन झाड़ू कर करके लोगों के घरों में ये घर बनाया, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम गरीबों का कोई नहीं है इस दुनिया में, ये बता सकता है कोई? अगर हमने ढेला के किनारे घर बनाया तो ढेला ही तो हमारी तरफ को आई है। ढेला नदी हमें भी ले जाती है अपने साथ से, सरकार को जब तसल्ली हो। ये तो हमारे होता देखती है ना देखती। अभी तो हमारे 4 बच्चे हैं, हम 4 दरानी जेठानी है, 3 4 बच्चे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमसे अब नहीं बोला जा रहा, हमारे तो रोते रोते बुरा हाल। आसमान से बरसी साफत ने प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसेमंद अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार लोगों की मदद करने में लगे हैं। 2-4 दिन से काफी बरसात हो रही है, शाम तक बरसात हुई है, तो देखा होगा आपने जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। पानी काफी आया था, जिसमें जमींदोज हो गए होंगे और कुछ में जो है दरारें भी आ गई हैं। तो हमारा सर्वप्रथम देखिए जनहानि, सबसे प्रथम हमारा काम होता है जनहानि कोई ना हो पाए। और अभी तक हम जो है 24 घंटे यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। और मैं स्वयं यहाँ पे जो है देर रात तक यहीं पर रहता हूँ। और अभी अब पत्थर का भी इंतजाम हो गया है, पत्थर की पिचिंग भी बन रही है और एक पोकलैंड और मंगाई है। 2 जेसीबी हमारी चल रही हैं, तो थोड़ा पानी का डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिससे कि मंदिर है या और जो मकान है जो क्रैक हो चुके हैं उनको जो है बचाया जाए। काशीपुर ढेला नदी किनारे बने मकानों का गिरना लगातार जारी है। अधिकारी लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे सब कुछ लचर नजर आ रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि कुदरत का कहर कब बंद होगा और लोगों को कब राहत मिलेगी। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल इस के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।